हम लोग जो बात कर रहे थे उसमें आज का इंडियन ज्योग्राफी वाला ना वो बात करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा ये फिर एक टर्निंग पॉइंट होता है दिवाली के बाद का जो समय होता है आपकी तैयारी का, और परीक्षाएं मई जून में होती हैं प्रीलिम्स की। तो ये जो नवंबर दिसंबर वाला समय होता है यहाँ फिर नए रिजोल्यूशन बनते हैं। तो यहाँ आपको फिर सोचना चाहिए थोड़ा सा अपने जो भी आपने तय किया है, क्योंकि कंपटीशन में आपको बताया गया था कि केवल तैयारी करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि चूंकि कंपटीशन है इसलिए ये भी देखना है कि बहुत सारे लोगों से आपको आगे निकलना है। तो उसमें अलग भाव होता है तैयारी करने का। कई बार हम लोग तैयारी करते समय बहुत बिजी हो जाते हैं और एक तरह से मुग्ध हो जाते हैं, डूब जाते हैं। दरअसल जागरूक रह करके तैयारी करना है, डूब करके तैयारी नहीं करना है। यानी आप दौड़ रहे हो तो आंख बंद करके नहीं दौड़ना है, दूसरों से आगे निकलना है तो आसपास देखना भी होगा, देखते हुए दौड़ना पड़ेगा, क्योंकि उसी आधार पे तो आप अपनी गति बढ़ाओगे। तो वो कैसे देखें, कैसे क्या करें, तो आपको पिछली बार का कट ऑफ क्या है उसको देखना चाहिए। किसी कोचिंग क्लास की वेबसाइट पे जाकर के जो बच्चे टेस्ट देते हैं, कोचिंग क्लास वाले ने टेस्ट का रिजल्ट दे रखा है अपने वेबसाइट पे, उसको जाकर के देखना चाहिए कि टेस्ट के रिजल्ट में बच्चों के टेस्ट, अगर 300 बच्चे टेस्ट में बैठ रहे हैं तो शुरू के 50 बच्चों के मार्क्स कैसे हैं। शायद उस कोचिंग से 50 बच्चों का सिलेक्शन हो, 30 बच्चों का हो, तो शुरू के 25 और 30 बच्चों के जो मार्क्स हैं वो सिलेक्शन वाले मार्क्स होंगे। उनके साथ अपने आप को कंपेयर करना पड़ेगा आपको। तो ये चीज़ें ज़रूरी होती है। उसके बाद फिर आपकी तैयारी का स्तर आपको पता चलता है। कई लोग बस अपने आप में तैयारी करते रहते हैं। तो ये कंपटीशन है, एग्ज़ाम वो वाली नहीं है यूनिवर्सिटी वाली कि जिसमें आपको परसेंटेज आएंगे और आप अगली क्लास में चले जाएंगे। इसमें आपको सिलेक्ट होना है। तो सिलेक्ट होने के भाव से तैयारी करना अलग चीज़ होती है। सक्सेस होना नहीं है, आपको सफल नहीं होना है, चयनित होना है। कई लोग सफल होना चाहते हैं, सफलता अलग चीज़ है, चयन अलग चीज़ है, सिलेक्शन। सिलेक्ट होना बहुत बहुत अलग तरह की बात होती है, ठीक है। और वो उस युग पे डिपेंड करती है, उस साल पे डिपेंड करती है जिस साल आप परीक्षा दे रहे हो। उस साल आप चयनित हुए, हो सकता है अगले साल आप फिर चयनित ना हो, जबकि आपने ज्यादा तैयारी की। एक साल और आप हो सकता है कि आप 2022 में सेलेक्ट हो जाओ, 23 में हो जाओ, और 24 में यदि आप एक साल और जम के तैयारी करो, उसके बाद हो सकता है आप बाहर चले जाओ। इसलिए उससे कोई लेना देना नहीं है। मेहनत से और लगे रहने से कोई लेना देना नहीं है। ये कि आपने उस साल के लिए जो तैयारी की उसमें आप कितने होश में थे, वो बहुत मायने रखता है। जागरूकता बहुत मायने रखती है, वो देखना पड़ेगा आप। इसलिए आपने देखा फुटबॉल में नामी गिरामी टीम जो होती है वो उलटफेर होते हैं ना। आपने वर्ल्ड कप में उलटफेर देखे थे, फुटबॉल वर्ल्ड कप में अभी जो चल रहा है उसमें उलटफेर देख रहे हो आप कि कोई भी ये क्या है, ये वही कमी है, क्योंकि ये कंपटीशन है। आपको लगा कि हम बहुत जोरदार हैं और हमारा नाम बहुत है और हम तो फलाना क्लब हैं और हम तो वो हैं और हम तो इस देश से आते हैं, हमारे यहाँ ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे यहाँ ये है, हमारे देश फुटबॉल में इतना इन्वेस्टमेंट करता है, हमारा रिकॉर्ड ऐसा है, हमारी हिस्ट्री ऐसी है। कोई मायने नहीं रखता। अभी T20 वर्ल्ड कप आया था तब आपने देखा था प्रबल दावेदार जो थे, आपने देखा था पाकिस्तान को 4 बार लोगों ने कहा कि तुम बाहर हो गए, घर जाओ, वो आखिरी तक गया। इंडिया उससे पहले बाहर चला गया ना, हुआ था ना।
तो ये सब मेंटल गेम है। कंपटीशन हमेशा मेंटल गेम होता है। इसलिए कब कौन हो जाएगा, ठीक है। हमारे यहाँ एक लड़की पढ़ती थी, उस पर सब लोग दया करते थे, तुमको ये दे दें, तुमको वो दे दें, तुम्हारे पास ये नहीं है, तुम्हारे पास वो नहीं है, तो दूसरी लड़कियां लड़के सब उसकी मदद करते थे। और वो सबसे टॉप कर गई, वो सबसे आगे निकल गई, और वो लटक गए जो उस पर दया करते थे। उनको लगता था कि इसको बहुत ज़रूरी है निकलना, और हम इसकी मदद नहीं करेंगे तो शायद ये नहीं निकल पाएगी। उल्टा हो गया। तो कंपटीशन बिल्कुल अलग चीज है, ध्यान रखिए। इंटेलिजेंट होना फिर अलग चीज, और कंपटीशन निकालना फिर अलग चीज, और हार्डवर्क करना फिर अलग चीज। तो मैंने सोचा कि दिवाली के बाद फिर से रेजोल्यूशन लेते हैं लोग, फिर से मई जून के हिसाब से नया संकल्प उठाते हैं और नए सिरे से तैयारी कर रहे हैं। तो ये फिर समय है, वो एक बार और होगा, एडमिट कार्ड आएगा आपका या नोटिफिकेशन आएगा, तब एक टाइम और आएगा। अभी यूपीएससी का नोटिफिकेशन आएगा फरवरी में, फिर एक शमशान वैराग्य फिर जगता है लोगों को उस समय में। फिर उनको लगता है कि हमारी परीक्षा है। कई बार आदमी को एडमिट कार्ड मिल जाता है, तब उसको लगता है कि मेरी परीक्षा है, हमारी परीक्षा है, हमारी परीक्षा इस तारीख को है, इतनी बजे है और इस सेंटर पे है, तब उसको एहसास होता है कि मेरी एग्जाम है। कई लोगों को एहसास कराने के लिए बहुत सारे हथकंडे अपनाने पड़ते हैं, यानी एडमिट कार्ड देना पड़ता है उसको, और उस पर जब लिखा रहता है कि इतनी तारीख को इतनी बजे इस सेंटर पे एग्जाम है, तब जाकर के उसको विश्वास होता है कि मेरी एग्जाम अभी बहुत नज़दीक है, और तब वो एक्सेलरेट करता है। और कई बार जो आखिरी में इस तरह से करते हैं वो भी निकाल ले जाते हैं। तो इसलिए चूकना नहीं चाहिए, कोई भी मौका नहीं चूकना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको करना पड़ेगा। आसपास देखो कैसी तैयारी चल रही है, खुद की तैयारी तो करनी है, लेकिन कंपटीशन में तो दूसरों को भी देखना पड़ेगा ना, दूसरे भी तो तैयारी कर रहे हैं, उनकी गति क्या है, वो क्या पढ़ रहे हैं। बुक सेलर के यहाँ, मैगजीन वाले के यहाँ जाओ तो देखो कि सबसे आगे कौन सी मैगजीन रखी हुई है, उससे पूछो कि सबसे ज़्यादा करंट अफेयर्स में कौन ले जा रहा है, क्रॉनिकल ले जा रहे हैं, ये ले जा रहे हैं, कौन सी ले जा रहे हैं, कौन सी मैगजीन ले जा रहे हैं लोग, सबसे ज़्यादा कौन सी जा रही है। तो आपको हर 2-3 महीने में बुक स्टॉल पे मैगजीन वाले के यहाँ जाना चाहिए। यहाँ तो ऐसा माहौल नहीं तो दिल्ली में तो वहाँ खड़े होकर के आप देखोगे, उससे आइडिया लग जाएगा कि 5 मिनट खड़े रहोगे तो 6 लोगों ने आकर के कोई एक ही जैसी मैगजीन मांगी, एक ही नाम लिया कि मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए। उससे आइडिया लग जाएगा कि कौन सी मैगजीन चल रही है। इसी माहौल के लिए लोग दिल्ली जाते हैं, और कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, एक माहौल होता है इसी के लिए कि वहाँ पता चल जाता है क्या है, किसकी फोटोकॉपी चल रही है, ज़्यादा क्या बिक रहा है, बस यही फ़ायदा होता है, और कुछ नहीं। अगर आप नज़र यहाँ घुमा लो तो हो जाएगा, या फिर विज्ञापन देख लो, आपको विज्ञापन मिल जाएंगे बुक स्टॉल के, जिसमें वो बोलेगा कि हम ये कोरियर से भेज देते हैं, अगर आप हमको पेटीएम कर देंगे इतने रुपए का तो हम आपको ये कोरियर से भेज देंगे। इसका मतलब है कि उसकी डिमांड ज़्यादा है और लोग बहुत ज़्यादा कुरियर मंगवा रहे हैं, तो आइडिया लग जाता है, तभी तो वो विज्ञापन दे रहा है, उस चीज़ का आइडिया लग जाता है। तो ये थोड़ा सा, इसके लिए मैंने आपको कुछ उदाहरण दिए हैं कि कैसे पता करते हैं, माहौल कैसे पता करते हैं। तो माहौल पता होना चाहिए आपको कि चल क्या रहा है, बिना उसके तैयारी करना मतलब आप क्या तैयारी कर रहे हो। फिर एग्जाम की कर रहे हो तो फिर एग्जाम का माहौल पता होना चाहिए कि इन दिनों में चल क्या रहा है, सिलेबस का ब्रेकअप पूरा होना चाहिए, पूरी तरह से एक एक टुकड़े में सिलेबस टूटा हुआ पता होना चाहिए, कौन कौन सा आता है इसमें, स्टैटिक कितना है, करंट अफेयर्स कितना है, कौन सी चीज़ें मेरी अच्छी है, कहाँ मेरी वीकनेस है, निशान लगाइए, गोले बनाइए, सिलेबस लिख करके उसको तोड़िए, सिलेबस को पूरी तरह से डिवाइड कीजिए, सब डिवाइड कीजिए, पॉइंट सब पॉइंट, टॉपिक सब टॉपिक, सब में डिवाइड करके गोले बनाइए, रेड पेन से उसको
सर्कल कर दीजिए कि ये वाला तो कभी क्वेश्चन इसका जो आ गया तो मैं नहीं कर पाऊंगा। मुझे हमेशा कंफ्यूजन होता है डेसिडुअस फॉरेस्ट में और एवरग्रीन फॉरेस्ट में। इंडिया में इधर ये है या इधर वो है, मेरा क्वेश्चन खराब होता है तो उसको लेके बैठो। जो क्वेश्चन हर बार खराब होते हैं उसको लेके बैठो, टारगेट करो उसको। टेस्ट का मतलब भी यही होता है। तो खुद के अंदर भी सुधार करते जाना और दूसरों के हिसाब से भी अपनी गति को मेंटेन करना। दो तरह के काम करने पड़ते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल, दोनों तरह की तैयारी होती है। समझ में आ गया ना? दोनों तरह की तैयारी होती है, ये करना पड़ेगा आपको, नहीं तो हाथ से निकल जाएगा बहुत कुछ। और एज फैक्टर के ज्यादा चक्कर में न रहें कि अभी 22 के हैं, 23 में कर लेंगे, 24 में फोड़ लेंगे, 25 में कर लेंगे, ज्यादा नहीं। 28, 29 के आसपास बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आपके हाथ में नहीं रहती। हेल्थ इश्यूज आने लगते हैं कई बार, और आप सोचते हो कि 6 महीने की बात है तो मैं थोड़ा जम के पढ़ाई कर लेता हूँ, स्वास्थ्य पे ज़्यादा ध्यान देते नहीं है, तो स्थितियाँ बिगड़ती जाती हैं। क्योंकि आप तो हर महीने ब्लड चेक नहीं करा रहे ना, आप तो हर महीने किडनी और लिवर की सिचुएशन नहीं जान रहे, तो अंदर कहाँ क्या चल रहा है आपको पता ही नहीं चलता, तो दिक्कतें आने लग जाती हैं। तो 25 के पहले जितना शरीर साथ देता है उतना 25 के बाद दिक्कतें आने लग जाती हैं। मेंस में चूंकि लंबी सीटिंग लगाना होगी तो अच्छे खासे दुबले लोग जो है वो मोटे हो जाते हैं, भयंकर मोटे हो जाते हैं। सीटिंग लग जाती है तो घूमने फिरने भी नहीं जा पाते, और फिर टेंशन रहता है तो बहुत ही ज़्यादा तला गला और कुछ तो भी खाने लग जाते हैं, जो मिलता है वो खाते हैं, तो वो फिर फंस जाते हैं। और एक बहुत भयंकर ट्रेप है, बहुत ही खतरनाक विशेष साइकिल है। सफलता जितनी नज़दीक होती है उतना पकड़ने की इच्छा होती है, और ऐसा लगता है कि अब तो प्री निकल गया, अब तो मैं मेंस में फोड़ दूंगा, अब तो मैं जम के ये कर लूँगा, उसमें हेल्थ डैमेज कर बैठते हैं, हेल्थ चली जाती है। अगला अटेम्प्ट में प्री के लाले पड़ जाते हैं क्योंकि हेल्थ साथ नहीं दे रही है। आगे समझ, इसलिए बहुत ज़्यादा इसको लंबे समय तक टालने वाला काम नहीं करना चाहिए। आने वाले समय की चुनौतियां, हर साल 100-150 नए बच्चे आ रहे हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल ले जाएंगे। तो 1000 में से 100 से 200 बच्चे ऐसे होते हैं, 100 तो हर साल होते हैं, कभी कभी 200 भी होते हैं ऐसे जो फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालते हैं, और उनमें से 50 बच्चे टॉप 100 में होते हैं, टॉप 100 में होते हैं। तो यानी अगर आप 2023 में नहीं निकाल रहे हैं तो 2024 में 100 से 200 लोग तो वो आएंगे जो पहली बार में निकालेंगे। मतलब आप के साथ वो तो निकाल ही रहे हैं, अगर आप निकाल रहे हो तो वो भी निकाल रहे हैं, आप नहीं भी निकाल रहे हो तो भी वो तो निकाल ही रहे हैं। तो हर साल नया पुल आता है नॉलेज का जो 21 साल का हो जाता है, और वो 5 साल से तैयारी कर रहा था या 10 साल से कर रहा था। कल तो एक ने फोन किया कि मेरी बेटी 1 साल और 6 महीने की है, मुझे उसके लिए क्या करना चाहिए कि वो IAS बन जाएगी। मतलब मैं कुछ तैयारी करना चाहता हूँ, मतलब मैं वैसे ही न्यूज़पेपर मंगाना शुरू करूँ, घर में वैसी चीज़ें दिखे, वैसा ही मैं न्यूज़ चैनल देखूँ, वैसे ही मैं डिबेट देखूँ, मतलब चारों तरफ मैं माहौल वैसा रखना चाहता हूँ। मैं ऐसी कोई गलती नहीं करना चाहता कि उसे वो माहौल ना मिले। मैंने उसको गाइड किया फिर 5 मिनट तक, 10 मिनट तक फ़ोन पे, क्योंकि प्रश्न बड़ा ज़बरदस्त था उसका। मतलब उसकी 1.5 साल की बेटी है, उसको चिंता है। 8वीं 9वीं वाले तो बहुत लोग हैं हमारे यहाँ, 8th 9th में तो बहुत लोग हैं, ढेरों हैं, और बराबर वैसे ही होमवर्क करते हैं जैसे आप लोग करते हो, उतना ही होमवर्क करके लाते हैं। और उनके पेरेंट्स बोलते भी हैं इसके ऊपर दया करने की ज़रूरत नहीं, ये IAS मटेरियल है और ये IAS बनेगा, आपको बिल्कुल भी दया करने की ज़रूरत नहीं है। आप पूरा रूडली, जैसा आप दूसरे लोगों को काम देते हो, चेक करते हो और टास्क देते हो, वैसा ही इनको भी देना है। इसका मतलब जागरूकता का लेवल तो बहुत ज़्यादा हो गया। अब वो तो 10 साल तैयारी करके और 21 साल के हुए हैं, तो वो तो इसी साल निकालेंगे। कोई 5 साल तैयारी करके 21 साल का हो रहा है,
तो आपको 100-200 कॉम्पिटिटर तो ऐसे मिलेंगे जो उस साल आप उनको पछाड़ ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो प्रिपेयर्ड है। बट सीट ये है कि 1000 है आपके लिए 800 है, फिर भी 800 है जिसमें आप कहीं ना कहीं घुस पाओगे। लेकिन धीरे धीरे ये संख्या बढ़ भी सकती है। अभी मैं 200 बोल रहा हूं, आने वाले समय में हो सकता है 400 लोग ऐसे हों जो फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाले, तो फिर दिक्कतें बढ़ जाएंगी। मतलब अभी भी कंट्रोल में है सिचुएशन, अभी भी आपके लिए जगह है। लेकिन दर साल तो माहौल बदलता जा रहा है ना। जब से यूट्यूब आया है, जब से इतनी जागरूकता आई है। हमारे समय में तो हमारे टीचर को नहीं पता था, कॉलेज के प्रोफेसर को नहीं पता था ज़्यादा चीज़ें, वो तो हम ही ने ज़्यादा इंटरेस्ट लिया, माहौल ही नहीं था कुछ भी। अब ठीक वो उसी जगह पर हमारे यहाँ सब लोगों को पता है, उसी शहर में उसी जगह पे वैसी सिचुएशन में सब कुछ पता है उनको, सबको पता है। तो कितना अंतर है, तो जमाना बदल गया, स्थितियाँ पूरी बदल गई। यूट्यूब ने अर्बन और जो रूरल वाला जो डिफरेंस वो भी ख़त्म कर दिया। रूरल में भी लगभग यही यूट्यूब है ना, सेम लेक्चर चलता है तो वही क्वालिटी है, इसी क्वालिटी में वहाँ पे भी लेक्चर चल जाता है जैसा अर्बन एरिया में चलता है। तो ये अब आपको सोचना पड़ेगा, दूसरों को देख करके भी करना पड़ेगा। बट कंपटीशन इतना बड़ा है और इस तरह का है कि आप सब तो ऑब्जर्व नहीं कर सकते, हिडन है ना आपका तो कॉम्पिटिटर, वो दिखता तो है नहीं। तो फिर ट्रेंड तो लेना पड़ेगा ना, कहीं कहीं से रुझान तो लेना पड़ेंगे आपको। ठीक है, तो ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कंपटीशन को कंपटीशन की भावना से लीजिए। कोई चीज़ आपको समझ में आ गई तो नाचने कूदने की जरूरत नहीं है। जैसे कि क्रिकेट में 300 रन बनाने पर नाचने की जरूरत नहीं, वो बना लेता है, दूसरा पीछा करके बना लेता है। कोई सेफ नहीं है कुछ भी। तो मैक्सिमम आपको देना है, जितना दे सकते हैं मैक्सिमम, और क्वालिटी भी मेंटेन करना है, स्पीड भी मेंटेन करना है। ठीक है, तो पिछले साल के 2-3 साल के कट ऑफ आपके पास होने चाहिए। जो बहुत देश की अच्छी अच्छी कोचिंग्स हैं उनकी वेबसाइट विजिट करके थोड़ा ट्रेंड लीजिए, मार्केट में कौन कौन सा मटेरियल ट्रेंड कर रहा है वो होना चाहिए। ठीक है, तब जाकर के उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी मेंटेन करना। तो मैंने तो बिल्कुल एकदम लास्ट स्टेज तक की सिलेक्शन वाली बात बता दी आपको। अगर आप सोचते हैं कि आपके लायक नहीं है, या आप अभी ये बात जो सुन रहे हैं ये आपको समझ में नहीं आई, इसका मतलब अभी सफलता काफ़ी दूर है। ठीक है, ये समझ में आनी चाहिए ये बात आपको। ठीक है ना, क्योंकि मैं यहाँ पढ़ाता हूँ गायत्री मंदिर पे, या कई बार निशुल्क कोचिंग के नाम से रहता है, तो लोगों को लगता है कि गाइडेंस हल्का मिलता होगा। मैं आपको बिल्कुल वही वाला गाइडेंस दे रहा हूँ जो बिल्कुल अल्ट्रा एज गाइडेंस है। ये बिल्कुल समय के साथ साथ और पूरा खरा है, कोई चैलेंज नहीं कर सकता इसको। ठीक है, और कोई छुपाया हुआ नहीं है। हमारी जो प्राइवेट क्लास है उससे कोई अलग गाइडेंस नहीं है, यही गाइडेंस उनको भी देते हैं हम, पूरा वही है, सेम। वैसा आपको करना है। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो करंट अफेयर जो कल बताया उसी को पूरे सप्ताह घुमाइए, है ना। खास खास बातें आपको बता दी है, और भी समय समय पे आपको बताते रहेंगे इस टाइप की चीज़ें। चलिए, तो अब इंडियन ज्योग्राफी का हम लोग देखते हैं, टोपोग्राफी। तो खास करके पूरे इंडिया के मैप को यदि आप देखना चाहें तो उसमें सबसे ऊपर है विशेषता ग्रेट हिमालय। हमारा हिमालय सबसे बड़ी विशेषता है हिमालय। हिमालय के अलग अलग रीजन भी देखेंगे, लेकिन हिमालय पर्वत, उत्तर में हिमालय पर्वत, उसके नीचे मैदान, प्लेन्स, सबसे पहले तो गंगा का प्लेन, गंगा के मैदान। गंगा का मैदान काफी बड़ा है, सबसे बड़ा मैदान है, नदी मैदान।
रिवर प्लेन में। इधर राजस्थान का मैदान और एकदम दक्षिणी पश्चिम हिस्से में रेगिस्तान, थार, डेजर्ट। और बिल्कुल बीच का हिस्सा दोनों ईस्टर्न कोस्ट और वेस्टर्न कोस्ट दोनों को छोड़ के, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट को छोड़ के, पूर्वी घाट पश्चिमी घाट, इन दोनों को अगर आप हटा दें तो बीच का जो हिस्सा है और नर्मदा तक, डेक्कन प्लेटो, उसको कहते हैं दक्कन का पठार, डेक्कन प्लेटो। ये रिफ्ट वैली तैयार हुई नर्मदा की, इस वजह से वो डेक्कन प्लेटो को थोड़ा सा अलग करता हुआ दिखता है, नहीं तो बाकी पूरा ऊपर तक ये उसी का हार गोंडवाना लैंड का पार्ट है जो आप वहां पर देखते हैं पेंजिया में, गोंडवाना लैंड। पूरा गंगा का मैदान भी, गंगा का मैदान भी उसी का हिस्सा है, क्योंकि ऊपर जो है वो एलुवियल आया हुआ है और टेथिस सी के सेडिमेंटेशन है, सेडिमेंट्स की वजह से ऊपर वो इस तरह का मैदान बना हुआ है। बाकी वो पूरा का पूरा एक गोंडवाना लैंड है। जाकर के देखिएगा गूगल में मैप में या इमेजेस वाले में जाकर के देखिएगा इंडिया की फिजियोग्राफी, उसमें आपको ये मैप मिल जाएगा। तो पूरा प्लेटो, दक्कन का प्लेटो, इधर मिलेंगे ईस्टर्न घाट और उधर वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट तो पश्चिमी घाट जो है वह उसके किनारे पे समुद्र में, कोस्टल एरिया लंबा चौड़ा वेस्टर्न कोस्ट, वेस्टर्न कोस्ट, उधर ईस्टर्न कोस्ट, ईस्टर्न घाट पे, पूर्वी घाट के उधर ईस्टर्न कोस्ट। तो कोस्टल एरिया, इंडिया का कोस्टल एरिया। तो क्या क्या हो गया? माउंटेन, माउंटेन में सबसे पहले ऊपर हिमालय, हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में देखेंगे विंध्या, सतपुड़ा, मैकाल, ये वाली रेंजेस, और उधर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। और सबसे ओल्डेस्ट है अरावली, अरावली ओल्डेस्ट माउंटेन। अरावली किसी समय हिमालय से भी ऊंचा माना गया था जब उसकी टक्कर हुई थी यूरेशियन प्लेट से, इंडियन प्लेट की एक तरह से। हाँ, बट वो धीरे धीरे धीरे, और इसी वजह से बैंड हुआ था हिमालय में। आप हिमालय में बैंड देखते हैं ना, पूरा सिंटेक्शल बैंड, उसका कारण अरावली की मजबूती, अरावली की हाइट थी। इसलिए जब हम इंडस रिवर की बात करते हैं तो सिंटेक्शल बैंड लेते हुए आती है, नंगा पर्वत के वहां से वो बैंड कर जाती है। तो ये जो बैंड हुआ है हिमालय में, उधर अरुणाचल में नामचा बरवा पर, तो सिंटेक्शल बैंड पे ऊपर शॉर्ट नोट लिखिए, सिंटेक्शल बैंड, सिंटेक्शल बैंड, SYNTAXIAL, सिंटेक्शल बैंड, बहुत इंपॉर्टेंट। झुका हुआ हिमालय, बीच में से थोड़ा सा इधर नीचे की तरफ निकला हुआ, और बाकी दोनों कोनों पर अंदर तक दबा हुआ। तो उसका कारण है कि इंडियन प्लेट के दोनों तरफ माउंटेन थे, खास करके ये वाला, और इधर ज्यादा बैंड हुआ है अरावली। बट अब अरावली जो है वो इरोडेड हो गया है, खत्म हो गया है, लगभग प्लेन हो गया है। कई जगह पर वो बिल्कुल प्लेन है, दिल्ली के वहां जाकर के बिल्कुल मैदान बन गया।
गुरु शिखर उसकी सबसे ऊंची चोटी। तो अरावली पर्वतमाला, विंध्यास, सतपुड़ा, ये ब्लॉक माउंटेन है। विंध्यास सतपुड़ा ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल है। और अरावली जो है फोल्ड माउंटेन है, बट ओल्ड फोल्ड माउंटेन, जबकि हिमालय यंग फोल्ड माउंटेन। हिमालय एग्जाम्पल है यंग फोल्ड माउंटेन, अरावली ओल्ड फोल्ड माउंटेन, और ये ब्लॉक पर्वत है। अब वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट की तुलना जरूर लिखिएगा, कंपैरिजन बिटवीन ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट। तो एक कंपैरिजन ये लिखेगा, ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट का कंपैरिजन। एक कंपैरिजन लिखेगा हिमालय पर्वत और पेनिनसुलर माउंटेन, हिमालयन माउंटेन एंड पेनिनसुलर माउंटेन, डिफरेंस बिटवीन हिमालयन माउंटेन एंड पेनिनसुलर माउंटेन, दोनों में डिफरेंस लिखना है। क्वेश्चंस बता रहा हूं मैं आपको, ये स्टैटिक वाले क्वेश्चंस हैं, ये स्टैटिक ज्योग्राफी है, इसमें करंट अफेयर से जुड़ी हुई चीजें कम ही आएंगी, बट ये फिक्स्ड है, हमेशा के पॉपुलर प्रश्न है। फिर ईस्टर्न कोस्ट और वेस्टर्न कोस्ट, डिफरेंस बिटवीन ईस्टर्न कोस्ट एंड वेस्टर्न कोस्ट। तो ये मेजर क्वेश्चंस हैं। एंड डिफरेंस बिटवीन हिमालयन रिवर्स एंड पेनिनसुलर रिवर्स, डिफरेंस बिटवीन हिमालयन रिवर्स एंड पेनिनसुलर रिवर्स, हिमालय की नदियां और प्रायद्वीपीय नदियां, नदी तंत्र, हिमालयन रिवर सिस्टम एंड पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, ये सब तैयार हो। ये दरअसल क्या है कि ऐसे क्वेश्चन है कि ये आपके हाथ में होना चाहिए, हमेशा तैयार होना चाहिए। हर जगह इंडिया की टोपोग्राफी, फिजियोग्राफी लिखने के लिए बहुत जरूरी है ये सारी चीजें, ठीक है। फिर लिखिएगा डेक्कन प्लेटो के ऊपर एक क्वेश्चन आना चाहिए आपको, एक होमवर्क है आपका इस बार, डेक्कन प्लेटो, दक्कन का पठार। तो जो वेस्टर्न घाट है और ईस्टर्न घाट है, उन दोनों के बीच की जो जगह है पूरी, वो कहलाता है डेक्कन प्लेटो। नीलगिरी में मिलते हैं दोनों, ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट से आकर के मिलता है नीलगिरी में। उससे ऊपर पूरा कर्नाटक का बड़ा हिस्सा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु का कुछ हिस्सा, महाराष्ट्र का अधिकांश हिस्सा, ठीक है। ये सब क्या आएगा, डेक्कन प्लेटो। मालवा का पठार, डेक्कन प्लेटो और मालवा का पठार और ये सब जो है लावा से बने हुए हैं, यानी ऑलरेडी ऊंची जगह थी, हाईलैंड था, बट उसके बावजूद भी लावा, उसके ऊपर कई मीटर लावा ऊपर बह रहा था, ठीक है। नीचे तो गोंडवाना लैंड का वो हार्ड रॉक है ही है, उसके ऊपर लावा है। इसलिए जब आप सॉइल का डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे तब आपको ये चीजें काम आएंगी, मिनरल्स देखोगे तब काम आएंगी, और फॉरेस्ट टाइप देखोगे तब भी। तो इसलिए फिजियोग्राफी जो है अच्छे से करिए। और उत्तर गंगा के मैदान, उत्तर में गंगा के मैदान, इसके ऊपर नॉर्दर्न प्लेन, गेंजेस प्लेन, नॉर्दर्न गेंजेस प्लेन, उत्तरी गंगा का मैदान, उस पर भी टिप्पणी लिखें। इसके बाद बचेगा आइलैंड्स, भारत के द्वीप, लक्षद्वीप, दमनदीव, अंडमान निकोबार, तो भारत के द्वीप, आइलैंड। तो कितनी चीजें हो गई, माउंटेन हो गया, प्लेन है, दूसरे हाईलैंड हो गए,
घाट्स हो गए, यहाँ घाट मतलब हाईलैंड, ऊंचाई, ऊंचे एलिवेटेड एरिया। घाट का मतलब आपको हिंदी में बताया था पासेस, पास वो अलग है, वो उसको भी घाट कहते हैं, बट यहाँ एलिवेटेड एरिया, ऊंचे। इसके अलावा कोस्टल प्लेन्स, उनको कोस्टल प्लेन कहते हैं, तटीय मैदान, कोस्टल एरिया। पूरी कोस्टल लाइन जो है वो अलग चीज है, और कोस्टल प्लेन तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। कोस्टल प्लेन अंदर तक गए, अभी समुद्र में डूब गए हो। अभी आप वहाँ इमेजेस में जाकर के इंडिया का कोस्टल प्लेन सर्च करेंगे और वहाँ फोटो देखेंगे तो काफ़ी हिस्सा जो है वो सबमर्ज्ड है, डूबा हुआ है, और फिशरीज के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिशिंग एरिया है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो आइए सबसे पहले चलते हैं हिमालय। पहले भी मैंने मैप रीडिंग कराया था, तब आपको हिमालय का बताया था, फिर से मैं डिवाइड करके बता देता हूँ। हिमालय का जो सबसे कश्मीर के ऊपर वाला जो हिस्सा है उसको बोलते हैं ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय से हिमालय शुरू होता है। अधिकांश हिस्सा पीओके में है, सियाचिन उसका आखिरी हिस्सा है ट्रांस हिमालय का, और पेंगोंग सो लेक जहाँ हमारा झगड़ा चल रहा है देपसोंग चाइना के साथ में, वो क्षेत्र है। तो वहां तक का जो हिस्सा है, और अधिकांश हिस्सा पीओके में है, ट्रांस हिमालय। उसमें जो सबसे ऊपर रेंज है वो कराकोरम रेंज है, लद्दाख रेंज है, जास्कर रेंज। तो कराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये रेंज आपको वहां देखने को मिलेगी। कराकोरम, लद्दाख, जास्कर। लद्दाख और जास्कर के बीच में से ही आपको इंडस रिवर जाती हुई दिखेगी। तो ये पूरा रीजन कहलाता है ट्रांस हिमालय, जहां पर K2 है, K2। बट K2 जो है अभी पीओके में है, आपको बताया था, मैं रिवाइज करवा रहा हूं। तो ऑफिशियल जो हमारी डॉक्यूमेंट के हिसाब से तो ठीक है, लेकिन अभी हमारे कब्जे में है कंचनजंगा जो हाईएस्ट, क्योंकि एवरेस्ट है सागरमाथा नेपाल के पास और K2 है पीओके में। तो हमारे पास जो सबसे ऊंची चोटी अभी हमारे कब्जे में जो है वो कंचनजंगा। तो तीनों बता दिया मैंने आपको। सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट, भारत में सबसे ऊंची चोटी K2, बट हमारे कब्जे में नहीं है, लेकिन है भारत की, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से भारत की, कागज के हिसाब से भारत की। कई बार जमीन का कागज हमारे नाम होता है, कब्जा दूसरे का होता है, लेकिन कागज में हम ही हैं मालिक जमीन के। ठीक है। और ऑफिशियली जो अभी आप हमारे कब्जे में देखते हो वो है कंचनजंगा। तो ये जो हिस्सा है K2 वाला, ये है ट्रांस हिमालय। इसके बाद आता है ग्रेट हिमालय, जो सिंटेक्शियल बैंड में बता रहा था आपको, इधर नंगा पर्वत से लेके उधर नामचा बरवा तक, अरुणाचल में नामचा बरवा तक। तो ग्रेट हिमालय पूरा रेंज गया है वहां तक, अरुणाचल प्रदेश तक, जम्मू कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश तक, पीओके के वहां से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक गया है। और वहीं पर वो घूमती है फिर नीचे की तरफ, दोनों तरफ। उधर ब्रह्मपुत्र नदी घूमती है नामचा बरवा में, इधर सिंधु नदी घूमती है। जब हम रिवर सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम देखेंगे तो इंडस रिवर एंड ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम दोनों की बात करेंगे तो ब्रह्मपुत्र उधर और इंडस इधर नंगा पर्वत के यहाँ। तो इस एटलस लेके देखेंगे, अच्छा हो जाएगा। मैं थोड़ा सा परिचय करा रहा हूँ आपको हिमालय का। तो ग्रेट हिमालय काफ़ी लंबा चौड़ा, अधिकांश ऊंची चोटियाँ यहीं पर है भारत की, कंचनजंगा भी और एवरेस्ट भी
8,000 से ऊपर वाली अधिकांश आपको यहीं मिलेगी, सारी 8,000 से ऊपर। ठीक है। नेपाल में इसको महाभारत रेंज कहते हैं, नेपाल में उसको महाभारत रेंज कहा जाता है। यहाँ आएंगे तो पीर पंजाल, और इसके बाद आएगा लेसर हिमालय या मिडिल हिमालय। लेसर हिमालय या मिडिल हिमालय इसके नीचे है। ये सारे हिल स्टेशंस, मसूरी, नैनीताल, मसूरी, नैनीताल, जम्मू कश्मीर के अधिकांश ऊंचे स्थान, ये हिल स्टेशन आपको शिमला वगैरह सब इसी में मिलेंगे। सारे हिल स्टेशन अंग्रेजों ने लेसर हिमालय में बनाए थे। ब्रिटेन इंग्लैंड के साथ मैच करता है, इसका टोपोग्राफी इंग्लैंड जैसा लगता है, वैसा ही ठंडा होता है। 4,500 मीटर के आसपास का आपको हाइट मिलेगा। लेसर हिमालय या मिडिल हिमालय, मध्य हिमालय। बहुत सारी नदियां निकली है, गंगोत्री, यमुनोत्री, सतलज तो ऊपर वहां से ग्रेट हिमालय वाला हो जाएगा। ठीक है। तो ये जो है उसके नीचे आएगा शिवालिक, उसके नीचे है शिवालिक। और शिवालिक वाला रीजन जो है वो थोड़ा छोटा है, 1,500, 2,000, 2,500, ऊंचाई कम है शिवालिक। तो मसूरी जैसे ऊपर वो हो जाता है, तो शिवालिक थोड़ा नीचे, देहरादून। नीचे आएंगे तो आपको दून और दुआर जो है वो यहां मिलेंगे। दून, दुआर में आपको दार्जिलिंग और बहुत सारे ऐसे आसाम का वो हिस्सा जहां पर टी गार्डनिंग होता है, चाय के बागान, चाय के बागान। बुग्याल्स हैं, बहुत सारे बुग्याल हैं जहाँ घास के मैदान है। ट्रांस ह्यूमांस होता है, जो गद्दी और गुज्जर जनजाति के लोग हैं वो ट्रांस ह्यूमांस करते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पेस्टोरलिज्म के लिए जाते हैं। गर्मी के दिनों में खाली हो जाते हैं मैदान, बर्फ नहीं होती तो ऊपर जाते हैं पहाड़ों पे, घास के मैदान तैयार हो जाते हैं, जानवरों को ग्रेजिंग के लिए ले जाते हैं, और फिर जब बर्फ से ढक जाते हैं तो नीचे आ जाते हैं, नीचे के गांव में आ जाते हैं। इसको बोलते हैं ट्रांस ह्यूमांस, ट्रांस ह्यूमैंस। माइग्रेशन होता है टेम्परेरी अकॉर्डिंग टू सीजन। तो ये घटना पूरी चंगतंग बताई थी मैंने, वो सारा लद्दाख वाला, तो ये आपको इधर मिलेगा। शिवालिक वाले में ये सब चीजें। ऊपर करेवा डिपॉजिट बताया था आपको, ग्रेट हिमालय, करेवा डिपॉजिट, झेलम, केसर की खेती के लिए, सेफ्रॉन, करेवा डिपॉजिट। तो ये सारी चीजें याद रखिएगा, डिपॉजिट्स। और फिर आइए, जो पांचवा हिस्सा है हिमालय का, वो आपको मिलेगा मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, यहां पर पूर्वांचल उसको कहते हैं, पूर्वांचल। हिमालय का पांचवा हिस्सा पूर्वांचल। दरअसल लेसर हिमालय और ग्रेट हिमालय मिक्स हो जाते हैं अरुणाचल में, डिफरेंस नहीं कर सकते आप, दोनों मिल जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश में
ग्रेटर हिमालय और लेसर हिमालय दोनों मिक्स हो जाते हैं। शिवालिक का कुछ हिस्सा मिलेगा जो चाय की खेती के लिए होता है नॉर्थ ईस्ट में। उसके नीचे का जो हिमालय है वो कहलाता है पूर्वांचल। उसमें मिजो हिल्स, लुशाई हिल्स, मणिपुर हिल्स, नागा हिल्स, नागालैंड की नागा हिल्स, मणिपुर की मणिपुर हिल्स, लुशाई हिल्स भी कहलाती हैं, और मिजो हिल्स। मिजो हिल्स ये कहलाता है पूर्वांचल। पूर्वांचल तो ये पूरा हिमालय है जितना मैंने आपको बताया, ये सारा हिमालय है। हिमालय को 5 भागों में इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। वर्टिकल डिवाइड करेंगे ऐसे तो ऐसे पूरा वहां से इंडस रिवर से लेके यहां तक हिमालय के सतलज तक, पूरा कश्मीर हिमालय, फिर कुमाऊं हिमालय, सतलज से लेकर के काली नदी तक कुमाऊं हिमालय, काली से तीस्ता तक नेपाल हिमालय, और उधर असम हिमालय, आखिरी असम हिमालय। तो आप ऐसे वर्टिकली भी डिवाइड कर सकते हैं, विभाजन। नदियों को बाउंड्री माना गया। सीमा किसको मानी है? नदी। ठीक है, तो हिमालय का परिचय समझ में आ गया। क्या क्या है? बुग्याल हैं, दून्स हैं, जो घाटियां हैं वो दून्स हैं। ठीक है, दुआर हैं, DUAR, दुआर, जिनमें चाय की बागान है। शोला वन है, शोला फॉरेस्ट बताएंगे आपको, जो दून्स में, घाटियों में ऐसे बहुत सारे फॉरेस्ट होते हैं, उनको शोला फॉरेस्ट कहते हैं। वो फॉरेस्ट बताएंगे तब उसमें बताएंगे। बड़े काफी ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं। तो ये है हिमालय का परिचय। पढ़िएगा, इंटरेस्ट जगा रहा हूं मैं, कोशिश करिएगा कि आप NCERT पढ़िए। NCERT में है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। ठीक है, फिजियोग्राफी अच्छे से, इंडियन ज्योग्राफी जब आप पढ़ेंगे तो उसमें मिलेगा आपको उसकी फिजियोग्राफी। इंडियन नाम से पढ़ोगे तो शायद 12th में आएगा, इंडिया पीपल और वो जो भी है, देखिएगा उसमें जिसमें भी है। तो ऐसे हिमालय का परिचय अच्छे से करिए। हिमालय का नोट्स बनाइए 3-4 पेज में, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखिए, ऊंची चोटियों के नाम लिखिए, पासेस लिखिए, जो आपको मैप रीडिंग के टाइम पे मैंने पासेस बताए थे वो पासेस लिखिए, इंपॉर्टेंट पासेस। नदियां जो ओरिजिन हो रही हैं, ड्रेनेज सिस्टम जहां से, उसको लिखिए। ढलान आपको नीचे की तरफ मिलेगा, भारत की तरफ, और यही हमारे क्लाइमेट के लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि वो हवाओं को इधर नहीं आने देता। भारत के क्लाइमेट के लिए इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जब कभी भी लिखने को आएगा तब हिमालय आपको लिखना होगा, क्योंकि वो साइबेरिया की ठंडी हवाओं को आने नहीं देता। नहीं तो यहाँ भारत रहने लायक नहीं होता ठंड के दिनों में। और ठंड के दिन जिसको हम कहते हैं ना, और गर्मी के दिन कहते हैं, ये भी नहीं होता, ये कहने लायक भी नहीं होते। क्योंकि ये सब भी मेंटेन करता है, क्लाइमेट को मेंटेन करता है, मॉनसून को मेंटेन करता है। ठीक है, तो हिमालय का बड़ा कंट्रीब्यूशन है। यहाँ पर हम लोग बहुत आसानी से रह लेते हैं, तो हिमालय की कृपा है। ठीक है, तो वो बारिश भी कराता है, वो गर्मी में रहने लायक भी बनाता है, ठंड में रहने लायक भी बनाता है। शानदार बैरियर है, और हमारी रहने लायक जगह के लिए सूट करता है, तो रहने लायक बनाता है। भारत को रहने लायक बनाया है हिमालय ने। ठीक है, उससे थोड़ा नीचे आते हैं मैदानों। उत्तरी गंगा का मैदान बहुत इंपॉर्टेंट मैदान है, उत्तरी गंगा का मैदान। नॉर्दर्न प्लेन, उसको सामान्यतः नॉर्दर्न प्लेन कहते हैं। काफी बड़ा प्लेन है, दुनिया के सबसे बड़े प्लेन में से है नॉर्दर्न प्लेन।
और सबसे बड़ी बात है कि गंगा जैसे ही हरिद्वार में आती है, देहरादून के बाद, ऋषिकेश के बाद, तो ऋषिकेश तक तो आपको शिवालिक मिलेगा, लेकिन हरिद्वार में आकर के गंगा का मैदान शुरू हो जाएगा, उत्तरी मैदान, नॉर्दर्न प्लेन। वहां जो सबसे पहले मिलेगा उसको बोलेंगे भाबर, उसको बोलेंगे भाबर। भाबर प्रदेश। बड़े बड़े बोल्डर आपने देखे होंगे गंगा नदी के, गोल गोल पत्थर, सफेद पत्थर होते हैं। कभी आप हरिद्वार गए हो, हर की पौड़ी गए हो, तो बहुत सारे दूर दूर तक आपको पत्थर, वो जो बोल्डर्स होते हैं वो सब बह के आए हुए हैं ऊपर से, पहाड़ों से। और वो इतना उनमें फ्रिक्शन हुआ है, इतना इरोजन हुआ है, वो हुआ है कि आपस में टक्कर से वो गोल हो गए, शेप उनका गोल हो गया। और पानी में बहते बहते एक दूसरे टकराते टकराते वो गोल हो गए। उसको बोलते हैं, वो जिस जगह पर आकर के जमा हो जाते हैं उस प्रदेश को बोलते हैं भाबर प्रदेश। क्या बोलते हैं? भाबर प्रदेश। बेस्ट एग्जांपल है हरिद्वार। भाबर, BHABAR। थोड़ा आगे आएंगे तो अब गंगा जो है वो सबमर्ज्ड हो जाएगी। तराई रीजन बोलते हैं हम लोग उसको, सबमर्ज्ड हो जाएगी। नदियां जो ऊपर से आती है पहाड़ों से, हिमालय से आने वाली नदियां, ट्रिब्यूटरी भी, गंगा की जो दूसरी ट्रिब्यूटरी भी हैं, उसमें नदियां अंदर एक तरह से पानी के, वो जो भाबर के बड़े बड़े बोल्डर्स हैं उनके अंदर चली जाती हैं। तो पानी उसको उन बोल्डर्स को हटाने से आपको पानी चमकता हुआ दिखेगा अंदर एक तरह से। तराई प्रदेश, जिम कार्बेट नेशनल पार्क उसका शानदार एग्जाम्पल है, तराई प्रदेश। और वो जो मदेशी वाला जो झगड़ा हुआ था नेपाल के साथ, नेपाल के साथ जो भारत और नेपाल की सीमा पे जो विवाद है, तराई प्रदेश, मदेशी जनजाति। तो भारत और नेपाल में जो विवाद हुआ था वो इसी प्रदेश के इससे। और इधर जाएंगे तो जिम कार्बेट, उत्तराखंड में देखेंगे तो जिम कार्बेट। फिर आता है ऐसा हिस्सा जहां नदियां मेंडरिंग करने लगती है, खादर प्रदेश। खादर प्रदेश एलुवियम या एलुवियल जलोड़ जिसको बोलते हैं, जलोड़ ऊपर से बहुत सारा बहा के लाया है, मोरेन, एक तरह का मोरेन तो अलग चीज हो जाएगी, लेकिन यहां पर एलुवियम सेडिमेंट्स वो ला करके नदियां मेंडरिंग करते हुए यहां ला करके छोड़ देती हैं। और ये जो क्षेत्र होता है ये एक तरह का फ्लड प्लेन होता है। फ्लड प्लेन काफी उथला होता है, बाढ़ का मैदान। तो जो ताजा एल्यूवियम होता है उसको खादर कहा जाता है। ऊपर से जो एल्यूवियल आया है, एल्यूवियल सॉइल बोलते हैं उसको, वो बिल्कुल ताजा, इसी साल, हर साल रिन्यू होता है, वो हर साल नया होता है, क्योंकि ऊपर से नदियां बहा के लाती है और फैला देती है। खादर। और थोड़ा सा डिस्टेंस पे पुराना होता है खादर, यानी पहले कभी नदियां बहा के लाई थी, उसको बोलते हैं भांगर, BHANGAR, भांगर। तो खादर एंड भांगर, न्यू एल्यूवियल एंड ओल्ड एल्यूवियल, ये बाढ़ के मैदानों में मिलता है। तो गंगा का बाढ़ का मैदान इसलिए बहुत उपजाऊ क्षेत्र हो जाता है। खादर प्रदेश काफी उपजाऊ होता है, फर्टाइल लैंड होता है, नया नया एल्यूवियल आता है। बट यहां पर आप समझ सकते हैं कि जो ह्यूमस होता है वो तो नहीं मिलेगा, और बहुत सारे जो एलिमेंट हैं
खास करके नाइट्रोजन और वो सब, उसकी बहुत ज़्यादा कमी। तो भारत का कोई भी मिट्टी, कोई भी सॉइल ऐसा नहीं है जिसमें नाइट्रोजन रिच हो। नाइट्रोजन रिच वाला कोई भी सॉइल इंडिया में नहीं है, सब में नाइट्रोजन की कमी है पूरे इंडिया में। ठीक है, बट एल्यूवियम जो है, एल्यूवियल, ये न्यू एल्यूवियल जो है खादर, ये गन्ने के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। गन्ना काफ़ी होता है खादर, गन्ने की खेती खूब होती है। इसलिए आप मेरठ और उसके ऊपर और काफ़ी बड़े हिस्से में आप देखते हो कि वहाँ गन्ने की खेती होती है। ठीक है, चावल होता है, गन्ना होता है, वीट प्रोडक्शन भी हो जाता है। तो ये उत्तरी गंगा का मैदान बहुत इंपॉर्टेंट। ब्रह्मपुत्र का मैदान पूरा आसाम, ऊपर सियांग बोलते हैं, अरुणाचल में प्रवेश करते समय मैदानों में जैसे आता है दिहांग, और जैसे ही वो आसाम में प्रवेश करता है उसको ब्रह्मपुत्र, ऊपर सांगपो, तिब्बत में सांगपो बोलते हैं, वहीं से निकलती है मानसरोवर के पास। पढ़िएगा ब्रह्मपुत्र को। और ब्रह्मपुत्र पूरे आसाम में बहती है। धोबरी, सादिया, सादिया धोबरी, एक कोने पे सादिया, एक दूसरे पे धोबरी। पूरा प्लेन है आसाम जो है, माउंटेन प्लेटो वगैरह नहीं है। मेघालय जो है वो प्लेटो है, मेघालय का पठार, गारो, खासी, जयंतिया, वहां पर हिल्स हैं प्लेटो पे। ठीक है, ऐसे प्लेटो ये भी है, ये प्लेन है। आसाम जो है ये प्लेन है, मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान, पूरा पूरा आसाम ब्रह्मपुत्र का मैदान। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी काफी बड़ी नदी है, और वहां एंट्री करते ही अरुणाचल से इधर आती तो माजुली, माजुली बनाती नदी द्वीप, रिवर आइलैंड। जब हम ड्रेनेज आप देखेंगे तो उसमें उसकी ट्रिब्यूटरीज भी देखेंगे। तो इंपॉर्टेंट है, भारत का परिचय देखिए। तो उत्तर का मैदान, इधर राजस्थान का मैदान, ऊपर पंजाब का मैदान, दो नदियों के बीच में जो जगह होती है उसको आप दोआब कहते हैं। दोआब, यूं पंजाब कहते हैं लेकिन दोआब, तो बार बार वहां दोआब बनेंगे। पंजाब में 4 तरह के दोआब है, दो दो नदियों के बीच में। इधर गंगा यमुना का दोआब कहते हैं हम लोग, पूरे उत्तरी मैदान को गंगा यमुना का दोआब। एक मैदान पंजाब वाला है, नदियों के बीच वाला, और नीचे वाला राजस्थान का मैदान बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो नॉर्दर्न राजस्थान का मैदान है उसमें इंदिरा गांधी नहर है, ब्यास नदी से, हरीके से, हरीके विराज, इंदिरा गांधी नहर बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बड़ी नहर है, और उसने राजस्थान के मैदान को उपजाऊ बना दिया है। वो कतई उपजाऊ नहीं था, उसको उपजाऊ बनाया। वो केनाल बड़ी इंपॉर्टेंट है, इंदिरा गांधी केनाल, राजस्थान का मैदान। ठीक है, तो ये रहे प्लेन्स। अब आ जाइए प्लेटोज में, इंपॉर्टेंट प्लेटो, पठार। तो हिमालय के ऊपर उधर तिब्बत का पठार, जो हमारे पास तो नहीं है, तिब्बत चाइना के पास है, जो भी है, हम तो मान्यता देते हैं तिब्बत को अलग से। ठीक है, लेकिन इधर आइए तो मेघालय का पठार, यहां सबसे उच्च भूमि में दिखेगा मेघालय का पठार, चेरापूंजी, मौसिनराम, यहीं पर सबसे ज्यादा बारिश होती है। फिर इधर आएंगे तो रांची, छोटा नागपुर का पठार, झारखंड में छोटा नागपुर का पठार,
छोटा नागपुर का पठार, फिर मध्य प्रदेश में तो रीवा पन्ना का पठार और मालवा का पठार और बुंदेलखंड का पठार और ये सब आपने अच्छे से MPPSC में किया है। तो मध्य प्रदेश के पठार सारे, जो लोग UPSC की करते हैं साउथ के लोग और बाहर के जो मध्य प्रदेश में नहीं रहते वो तो इतने अच्छे से इन पठार को नहीं करते, लेकिन आपको तो करना है क्योंकि आप MPPSC देते हैं तब भी और नहीं देते हैं तब भी, क्योंकि UPSC में भी आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि आप मध्य प्रदेश से होंगे तो मध्य प्रदेश का डीप में ज्योग्राफी होना चाहिए। तो मध्य प्रदेश के सारे पठार कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट। फिर आएगा सबसे बड़ा डेक्कन प्लेटो, बहुत ही इंपॉर्टेंट, डेक्कन प्लेटो, नर्मदा तापी के बाद में। तो ऐसे आता है वो विंध्याचल, नर्मदा, सतपुड़ा, तापी। सबसे पहले विंध्याचल, इधर उत्तर से दक्षिण की तरफ जाएंगे तो विंध्याचल, फिर नर्मदा, फिर सतपुड़ा, फिर तापी। इस सीक्वेंस में याद करिए। तापी और नर्मदा जो है वो ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर है इसकी तरफ, बिकॉज ऑफ रिफ्ट वैलीज। रिफ्ट वैलीज थी, बाकी पूरा का पूरा जो पेनिनसुलर इंडिया है उसका ढलान जो है उसका स्लोप ईस्टर्न साइड में, पूर्वी साइड में, ईस्टर्न साइड में, पूर्वी साइड में ऊंचा है, वेस्टर्न साइड से ऊंचा है पूरा डेक्कन प्लेटो। सारी नदियां ईस्ट फ्लोइंग है, वेस्ट फ्लोइंग नहीं है, जबकि ये दोनों वेस्ट फ्लोइंग है, नर्मदा और तापी, बिकॉज ऑफ रिफ्ट वैलीज। हिमालय से तो ऊंचाई है तो हिमालय का स्लोप तो साउथ की साइड में आएगा, हिमालय नॉर्थ में है तो साउथ में बहेंगी। मध्य प्रदेश के यहाँ पर आप देखोगे कि जो मध्य प्रदेश का जो उज्जैन से देवास, उज्जैन, इंदौर वाला जो हिस्सा है, यहाँ की नदियाँ चंबल की सहायक नदियाँ हैं। चंबल और चंबल की सहायक नदियाँ उत्तर की तरफ बहती हैं और यमुना में जाके मिल जाती, चंबल यमुना में जाके मिल जाती। तो यहाँ जो ढलान है फिर आपका, तो ये जो आपका रोड जा रहा है ना भोपाल से इंदौर वाला, भोपाल इंदौर हाईवे जो सीहोर होके जाता है, देवास होके जाता है, ये एक तरह का डिवाइडर मान सकते हो आप। एक मैं साइकोलॉजिकली आपको समझने के लिए बता रहा हूँ। जब आप भोपाल से इंदौर जाते हो तो रोड के, भोपाल से इंदौर जाते समय लेफ्ट साइड में जो चीज़ें आएंगी वो नर्मदा में पानी जाएगा। अगर बारिश हो रही है तो वहाँ का पानी एक तरह से नर्मदा में जाएगा और इधर का पानी गंगा में जाएगा, अल्टीमेटली वो गंगा में चला जाएगा। बात समझ में आ रही? तो एक बंगाल की खाड़ी में जा रहा है, खंबात के उधर जा रहा है, गुजरात में, अरब सागर, अरेबियन सी, दोनों चेंज हो जाएंगे, रोड के इस तरफ और रोड के उस तरफ। अब एग्जैक्ट वो रोड है कि नहीं है, रोड तो घूम के गया गांव और शहर के हिसाब से, लेकिन एक मैंने डिवाइडर बताया आपको, ये है, क्योंकि उसका ढलान उधर है और इसका ढलान इधर है, स्लोप दोनों का इधर है। इससे आप आइडिया लगा सकते हैं। तो इसलिए ये सारी सहायक नदियां, पार्वती और वो ऊपर, हाँ बनास, बनास तो राजस्थान से आती है, सिंध और काली सिंध और शिप्रा, ये सारी नदियां चंबल में जाती हैं और चंबल फिर यमुना में जाती है, इटावा के वहाँ जाके। तो आपको देखिए ऐसे समझना पड़ेगा ज्योग्राफी को, ऐसे आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। किताबों के भरोसे रहेंगे तो नहीं, एक डेली लाइफ में जो आप देखते हैं उसके हिसाब से ऐसे कर दीजिए, बहुत आसान हो जाएगा। आप खेल रहे हैं ज्योग्राफी के साथ। अभी जो मैंने पढ़ाया बिना ब्लैक बोर्ड के, बिना किसी ऑडियो विजुअल के, मैं आपको सब चीजें बता रहा हूँ, पिक्चराइजेशन हो रहा है कि नहीं? तो ऐसे भी बात की जा सकती है ज्योग्राफी, कंसेप्ट जब क्लियर होते हैं तो ऐसे बात की जा सकती है। वो हमारे अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। वो तो टीचर खुद ही देख देख के सीख रहा होता है, तब उसको दिक्कत आती है, तब उसको आधार की जरूरत पड़ती है। अब आप जा कर के देखिए वही चीज मिलेगी, ठीक है। और इधर की नदियां फिर नर्मदा की सहायक नदियां हो जाएंगी। इसलिए हमारे यहाँ की जो इधर की जो नदियां मिलेगी आपकी, कलियासोत नदी, ये नदी, कोलार नदी, ये सब नदियां जा करके फिर आपके
नर्मदा में जाके गिरेंगे, क्योंकि इस तरफ इधर है और इस तरफ आगे ना, समझ क्लियर है। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न की वो दिक्कत वो, तो फिर आप आसानी से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव तो इस आधार पे ठीक कर सकते हो ना, नदियों वाले, ट्रिब्यूटरी वाले किस दिशा में बहती है। फिर इधर आप देख लो कि नर्मदा और ताप्ती को दोनों को छोड़ दो, तो फिर तो सारी की सारी नदियाँ जो है वो उधर है। और इधर चूंकि वेस्टर्न घाट के साइड से बहेंगी, तो वो जो रिवर्स हैं वो पैरेलल सिस्टम होता है, वो सारी नदियाँ जा करके वेस्टर्न कोस्ट में जाकर मिल जाएगी, क्योंकि वो पैरेलल सिस्टम कहलाता है। तो 4 प्रकार का नदी सिस्टम होता है, वो बताएंगे का 5 प्रकार का कौन कौन से प्ररूप होते हैं। नेक्स्ट टाइम कोशिश करेंगे हम लोग, आज तो इसी में हो जाएगा। तो प्लेटो, डेक्कन का प्लेटो, दक्कन का पठार। तो दक्कन के पठार की जितनी भी नदियां हैं ईस्ट फ्लोइंग है, और उन्होंने ही ईस्टर्न घाट को काट दिया है, इसलिए डिसकंटिन्यूअस ईस्टर्न घाट है। ईस्टर्न घाट जो है वो डिसकंटिन्यूअस है, जबकि वेस्टर्न घाट जो है कॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि उसकी हाइट बहुत ज़्यादा है। ईस्टर्न घाट जो है डिसकंटिन्यूअस है और हाइट भी उसकी कम है, जगह जगह से वो टूट गया है, क्योंकि उसने नदियों ने रास्ता बनाया, उसको तोड़ दिया, नदियों ने तोड़ दिया, उसको छोटा कर दिया, सही हाइट छोटी हो गई, उसकी हाइट भी छोटी हो गई, बीच बीच में डिसकंटिन्यूटी भी आ गई, पूरा सतत नहीं है, वो असतत है। और कोस्टल प्लेन भी उसका छोटा है, और डेल्टा बनते हैं, गोदावरी का डेल्टा, केजी डेल्टा, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, कावेरी डेल्टा, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, कावेरी डेल्टा। तो ईस्टर्न कोस्ट यहाँ ओडिशा से शुरू हो जाएगा, सुंदरबन से कन्याकुमारी तक जाएगा, ईस्टर्न कोस्ट। और यदि हम ईस्टर्न घाट की बात करें तो, ईस्टर्न घाट की बात करें तो ओडिशा के सदर्न में, यहां से लेकर के कन्याकुमारी तक, नीलगिरी तक, नीलगिरी तक ईस्टर्न घाट। तो बायोडायवर्सिटी ईस्टर्न घाट की कम है, वेस्टर्न घाट की बायोडायवर्सिटी ज्यादा है। रेनफॉल वेस्टर्न घाट में ज्यादा है, ईस्टर्न घाट में कम है। फॉरेस्ट एवरग्रीन ईस्टर्न वेस्टर्न घाट में मिलेगा, इधर नहीं मिलेगा। तो सारी चीजें आप लोग समझ जाएंगे। तो ज्यादा नेशनल पार्क, ज्यादा बायोडायवर्सिटी, ज्यादा हरियाली, रेनफॉल, ये सब चीजें आपको इधर मिलेंगी। इसलिए डिपोजिशनल, ये डिपोजिशनल होगा, वो इरोजनल हो गया। वहां इरोजन ज्यादा होता है, इधर डिपॉजिट ज्यादा होता है, क्योंकि वेस्टर्न घाट ऊंचे हैं, तो जो भी आता है वो और उल्टा डिपॉजिट करके जाता है। डिपोजिशनल कोस्ट है, वो इरोजनल कोस्ट है। इसलिए दोनों के हार्बर भी चेंज हो जाएंगे, तो बंदरगाह भी चेंज हो जाएंगे, पोर्ट का डिजाइन, तो पोर्ट का डिजाइन भी चेंज हो जाएगा। आ रहा है समझ में? दरअसल ज्योग्राफी वाला हिस्सा अच्छा आ गया तो फिर आपका इंडस्ट्रीज और इकोनॉमी, खास करके इकोनॉमिक ज्योग्राफी बहुत अच्छे से समझ में आएगी। इकोनॉमिक ज्योग्राफी को बहुत अच्छे से समझना है तो उसके लिए टोपोग्राफी को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब आपको उसमें इंटरेस्ट आने लगेगा, तो आज जाकर के आज का होमवर्क है, इस सप्ताह जो है पूरा इंडियन टोपोग्राफी को बहुत अच्छे से कर लीजिए, फिजियोग्राफी अच्छे से कीजिए। ठीक है, अब आइए ड्रेनेज सिस्टम में चलते हैं। इसमें कोस्टल प्लेन बता दिया था आपको, इधर से देखेंगे तो कोस्टल प्लेन, ईस्टर्न वेस्टर्न साइड में कोस्टल प्लेन, इधर काठियावाड़ कोस्ट, ऊपर गुजरात का जो कोस्ट है वो कहलाता है काठियावाड़ कोस्ट, उधर कोंकण कोस्ट और मालाबार कोस्ट, कन्याकुमारी तक मालाबार कोस्ट। ठीक है, कर्नाटक और केरला का मालाबार कोस्ट। इधर जाएंगे तो कोरोमंडल कोस्ट, सबसे फर्स्ट वाला जो कन्याकुमारी से पड़ता है, खास करके कोरोमंडल कोस्ट।
ऊपर नॉर्दर्न सिरकार कोस्ट, नॉर्दर्न सिरकार कोस्ट, और ऊपर ओडिशा का कोस्ट, क्या बोलते हैं उसको, उत्कल कोस्ट, और सुंदरबन डेल्टा, दुनिया के सबसे बड़े डेल्टाओं में से दूसरे नंबर का सुंदरबन। तो अधिकांश डेल्टा, केजी डेल्टा, कावेरी डेल्टा, तो यहाँ बड़े बड़े डेल्टा हैं और मैंग्रोव्स हैं। इसके अलावा आइलैंड तो आपको पता ही है, अंडमान निकोबार और ये सब, और आइलैंड के साथ जुड़े हैं कोरल रीफ्स, कोरल रीफ्स। तो कोरल रीफ्स भी यहीं पढ़ लेंगे आप, ठीक है। तो ये हो गया इंडिया की टोपोग्राफी या फिजियोग्राफी, ऐसा करके होता है पूरा कंप्लीट। तो ये पढ़ना पड़ता है, मैदान भी, प्लेटो भी, प्लेन्स भी, कोस्टल प्लेन्स भी, और घाट्स भी, दोनों तरह के घाट्स, माउंटेन सारे, बस, और आइलैंड्स। ये इंडिया का भौगोलिक परिचय है, ज्योग्राफिकल इंट्रोडक्शन है, इसको अच्छे से कर लीजिए, ठीक है। आधार है ये पूरा। ज्योग्राफी पढ़ते समय में यही चीजें बार बार आती है कि कोरोमंडल कोस्ट पे बारिश नहीं होती, इधर रेन शेडो एरिया है तो ये डेक्कन प्लेटो वाला हिस्सा ऐसा रह जाता है, वैसा हो जाता है, ये हो जाता है। विंध्या और सतपुरा का जिक्र बार बार आता है, हर ये इन्हीं चीज़ों का जिक्र आएगा पूरे ज्योग्राफी में, चाहे मिनरल्स की बात आए, चाहे सॉइल की बात आए, चाहे एग्रीकल्चर की बात आए, चाहे फॉरेस्ट की बात आए, ठीक है। उधर दोनों कोस्टल एरिया में साइक्लोन की बात आएगी तब एंटी साइक्लोन के टाइम पे हम यहाँ की बात करेंगे। ट्रेड की बात आएगी, इंडस्ट्रीज की बात आएगी तो क्रॉप के साथ भी जुड़ा रहेगा, तो क्रॉप बेस्ड इंडस्ट्रीज, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, सब इसी से जुड़ा हुआ। उसके अलावा भी जनरल आप रॉक्स पढ़ोगे या और कुछ पढ़ोगे तब भी, ठीक है। और अब और भी चीज़ें हैं, जैसे वाटरवेज है, ट्रांसपोर्ट में हाईवेज हैं, रेलवेज हैं, एयरपोर्ट्स हैं, पोर्ट्स हैं, उन सब की बात करेंगे तो भी यही रीज़न मिलेंगे आपको, और यही कारण होंगे ज्योग्राफिकल। आधार तो यही रहेगा ज्योग्राफी, और करंट अफेयर्स तो है ही है। इन सब जगहों पर जहाँ जहाँ घटनाएं होती है, सबरीमाला की घटना हो गई तो आप फिर चले जाओगे वहीं जो है केरला में, और नीलगिरी के आसपास की बात करोगे, ये करोगे, फिर पंबा नदी की बात करोगे, नदी का नाम भी आएगा, टेम्पल जिस पहाड़ी पे तो पहाड़ी का नाम आएगा, जो प्रदेश है उस प्रदेश का नाम आएगा। आ गया कि नहीं समझ? तो रिचुअल्स में भी आएगा, कल्चर में भी आएगा, रिलीजन में भी आएगा, फेस्टिवल हैं उसमें भी आएगा, हर चीज़ में, बायोडाइवर्सिटी में आएगा, नेशनल पार्क में आएगा, लेक आएगी तो आएगा, यानी कि रामसर साइट होगी तो आप इन्वायरमेंट में भी पूरा इन्हीं का जिक्र देखोगे, और एंडेंजर्ड स्पीशीज को देखोगे फिर जिक्र आएगा। तो कुल मिलाकर के उसका ये समझ लो, ये 40% यूपीएससी का आधार है। 40% यूपीएससी इसी आधार पे चलती है, जो मैंने अभी आपको डिवीज़न बताया। इसलिए आप देखोगे कि जब इग्नू का नोट्स में पढ़ने के लिए कहता हूँ तो जो पहला एंशिएंट हिस्ट्री में ले जाते हैं, इग्नू के नोट्स कभी आप डाउनलोड करते हो तो पहला वाला जो होता है उसमें फिजियोग्राफिक डिवीज़न इंडिया का यही दिया हुआ है, फिजियोग्राफिक डिवीज़न। और रोज़मर्रा की जो राजनीति की खबरें होती है उसमें यही सब आते हैं, मौसम के समाचार आते हैं उसमें यही सब आता है। टीवी चालू करोगे तो ये सब दिखेगा, भारत का नक्शा, वो 38 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पर है, 29 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पर है, यहाँ ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, यहाँ है। इन सब के रीज़न के पीछे ऊंचाई नीचाई, यही सब घाट वाट सब सारी चीज़ें यही है, सारा का सारा। तो ये आपके चारों तरफ बिखरा पड़ा है। रायलसीमा में ये जीत रहे हैं, वहाँ ये जीत रहे हैं, नॉर्दर्न सरकार में ये जीत रहे हैं, वहाँ वो जीत रहे हैं, कोरोमंडल कोस्ट पर तो इस पार्टी का दबदबा है, यहाँ पर तो इस जाति के लोग हैं। फिर ट्राइब्स, ह्यूमन ज्योग्राफी में आ जाओगे, ट्राइब्स
वो इन पहाड़ियों और इनके नाम के आधार पर है, रीजन के आधार पर। तो बचा क्या है? ये पूरा पूरा सिलेबस बोल दिया है मैंने आपको यूपीएससी। मैं 30-40 क्वेश्चन गिना सकता हूँ इसी लैंग्वेज में, भारत के इसी लैंग्वेज के आसपास घूमते हुए। तो दरअसल बेसिक चीज समझ लोगे तो फिर आप खेल जाओगे नॉलेज के साथ, नहीं तो आप उसमें ही घूमते रह जाओगे। बड़ा जटिल लगेगा सिलेबस, उतना टफ नहीं है, बशर्ते उसको आप महसूस करते हुए पढ़ें। तो ये भी फीलिंग टच जो है वो ऐसा आना चाहिए। चलिए खैर, तो आगे इंपॉर्टेंट चीज़ है ड्रेनेज सिस्टम। ये जब भी कभी आप ये वाला चैप्टर कंप्लीट करें तो फिर ड्रेनेज में आ जाइए। तो हिमालयन रिवर्स को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, इंडस रिवर सिस्टम, गेंजिस रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम। तो सबसे पहले इंडस रिवर सिस्टम। इंडस में लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, ओरिजिन उसका वहीं पर राकस्थाल के पास से ही, ईस्ट फ्लोइंग है, वेस्ट फ्लोइंग है, सॉरी वेस्ट फ्लोइंग है, और वहां से फिर सदर्न हो जाएगा, नंगा पर्वत के वहां से पाकिस्तान में प्रवेश कर जाएगी, सदर्न हो जाएगी पीओके के वहां से। बट उसके पहले राइट बैंक ट्रिब्यूटरी और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ये कर लीजिएगा, ठीक है। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी में सबसे बड़ी चिनाब, चिनाब में ही सारी नदियां जाके मिलती हैं, रावी, सतलज, ब्यास। ब्यास तो यहीं मिल जाती है सतलज में, पंजाब के अंदर ही। बाकी 5 नदियां जो है वो चिनाब के रूप में जाकर के मिलती हैं सिंधु में, सिंधु नदी, सिंध नदी, इंडस रिवर चिनाब जाके मिलती है पाकिस्तान में। तो ऊपर की 3 नदियां इंडस वाटर ट्रीटी में किसके पास है? पाकिस्तान के पास। उनके पानी का उपयोग पाकिस्तान करेगा, जबकि नीचे की ब्यास, सतलज और रावी, ये बाउंड्री भी बनाती है रावी भारत पाकिस्तान की। लाहौर, अमृतसर के बीच में से बहती, ठीक है। तो ये देखिएगा, 5 नदियों को देखिएगा तो ये पूरा इंडस रिवर सिस्टम कहलाता है, ठीक है। ऊपर श्योक नदी है जास्कर में, और वहाँ पर आप लद्दाख रेंज में, तो कुछ नदियाँ ऊपर भी 1-2 जो इंडस में मिलती हैं, वो पढ़ लीजिए। तो इंडस की ट्रिब्यूटरी, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी दोनों पढ़िएगा। ऐसा करके इंडस रिवर सिस्टम। दूसरा गेंजेस रिवर सिस्टम, गंगा नदी तंत्र। देवप्रयाग में आकर के गंगा कहलाती है, उससे ऊपर आपने गंगा के अलग अलग रूप देखे हैं। खास करके बद्रीनाथ से जो अलकनंदा है वो मुख्य नदी के रूप में चलती हुई आती है, उसमें रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, सब जगह पर आपको अलग अलग नदियां मिलती हुई नजर आती है। उसको बोलते हैं पंच प्रयाग, 5 प्रयाग हैं ऊपर। लेकिन देवप्रयाग में जब भागीरथी मिलती है अलकनंदा से, तो यहाँ पर उसको गंगा कहा जाता था, गंगा नाम यहाँ पड़ा है देवप्रयाग। भागीरथी की वजह से गंगा पड़ा, मुख्य नदी तो अलकनंदा है, जो ऊपर से तमाम सहायक नदियों को, ट्रिब्यूटरीज को लेकर के आ रही हैं अलग अलग प्रयागों से। लेकिन देवप्रयाग में आकर के जैसे ही भागीरथी मिलती है, क्योंकि भगीरथ से पड़ा है नाम उसका, तो गंगोत्री, गोमुख से जो भगीरथी चली है, भागीरथी, भागीरथ, कुछ लोग ऋषि भागीरथ कहते हैं, कुछ लोग राजा भगीरथ कहते हैं। राजा भी थे भगीरथ, रघुकुल के राजा थे भगीरथ, भगवान राम के वंशज, भगवान राम के वंशावली में, रघुवंशम में मिलेगा आपको राजा भगीरथ। कहानी भी है, जो हमारे एंशिएंट टेक्स्ट हैं, हिंदू टेक्स्ट हैं, उनमें आपको मिलेंगे। सगर के पुत्रों को तारने के लिए भगीरथ ने तप किया था, और
उसको भगीरथी प्रयास कहा जाता है। जब हार्ड एफर्ट होता है, एक्स्ट्रा एफर्ट होता है, बहुत ज़बरदस्त एफर्ट होता है, तो उसको नाम लिया जाता है भगीरथी एफर्ट या भगीरथी प्रयास। मामूली काम नहीं होता, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम के लिए यूज़ किया जाता है, बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तब जाकर के गंगा का अवतरण हुआ था। उसकी गंगा अवतरण का एक नाटक भी है, हम लोग तो शांति कुंज में देखते थे वो गंगा अवतरण का, और गंगा अवतरण से जुड़ी हुई बहुत सारे किस्से हैं। गंगा अवतरण और बुद्धि का अवतरण, उनको जोड़ करके भी देखा जाता है, गंगा और गायत्री। तो हिंदू धर्म में हम लोग शांति कुंज में जब गायत्री परिवार का जब हम कोई नाटक मंचन या कुछ करते थे तो इस प्रकार के गंगा अवतरण के साथ जोड़ करके उसको करते थे। प्रज्ञा अवतरण, गंगा अवतरण, गो, गंगा और गायत्री, ये तीन चीज़ें जो है भारतीय संस्कृति की बहुत आधारभूत चीज़ें मानी गई, गाय, गंगा और गायत्री। तो उसके तहत भी तो दरअसल उसका हमारी स्टोरीज़ में जितनी भी स्टोरीज़ हैं, धार्मिक आख्यान हैं, उनमें बड़ा इम्पोर्टेंस है। और गंगा अवतरण की जो घटना है उसको बहुत बहुत अच्छे से उसको दिखाया जाता है, बताया जाता है, और बहुत सारी प्रेरणाएं मिलती हैं उससे, ताकि मनुष्य हार न जाए, साहस बना के रखे। मतलब ऐसा भी हो सकता है, असंभव से असंभव काम भी कर सकता है मनुष्य, अगर संकल्प कर ले तो, प्रयास करे तो, हार न माने तो जीवन की शिक्षा भी मिलती है। तो यूपीएससी में मोटिवेशन के लिए बहुत ज़बरदस्त है ठीक है, मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत पड़ती है यूपीएससी में। बहुत लंबा सफ़र होता है और बहुत कठिन सफ़र होता है और बहुत ही अनिश्चित होता है, अनिश्चित बहुत होता है, अनसर्टेन होता है पूरा। तो मनोदशा बहुत मायने रखती है, साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ बहुत ज़रूरी होती है, इसलिए यूपीएससी के सफ़र में इसका अपना इम्पोर्टेंस है। कई लोग अध्यात्म का, धर्म का विरोध करते हैं, लेकिन ठीक है कि आप धर्म को तर्क से हरा देंगे, लेबोरेटरी में सिद्ध करने के लिए कहें तो हो सकता है कि धर्म बहुत सारी चीज़ों को सिद्ध ना कर पाए, एकदम आपके तर्कों का प्रहार वो हो सकता है वो सहन न कर सके। लेकिन मानव जीवन को, उसकी गरिमा को, मानव को, समाज को एक ताने बाने में बांधे रखना, सामूहिक उद्देश्यों की तरफ पहुंचाना, जन कल्याण करना, उन सब के लिए वो एक बहुत बड़ा आधार स्तंभ है, क्योंकि वहां से प्रेरणा मिलती है, वहां से जीवन जीने की शिक्षा मिलती है। जीवन के साथ उत्सुकता और उत्साह अगर आपको देखना है तो उसके लिए आपको केवल ऐसे यथार्थ में, तो फिर बहुत ही ज़्यादा आप यथार्थ में चले जाओ तो पोस्टमार्टम रूम में चले जाओ या ढेर सारे लोगों को मरा हुआ देख लो, तो बहुत सारी हताश, निराश और वैसी जिंदगी है। तो साइंस अपनी जगह है, साइंटिफिक टेम्परामेंट अपनी जगह है, लेकिन धार्मिक विश्वास जो है वो प्रबल आधार देते हैं, दृढ़ता देते हैं और उत्साह को बना के रखते हैं, स्फूर्ति को बना के रखते हैं, उमंग को बना के रखते हैं। तो जीवन के प्रति उमंगें पैदा होती है तो फिर उससे उत्साह का संचार होता है और उससे फिर आदमी बड़े से बड़े काम कर लेता है। तो भौतिक जीवन में भी एक टूल की तरह काम करता है आगे बढ़ने के लिए, अन्यथा निराशा हावी हो जाएगी, हताशा हो जाएगी, क्योंकि यूं तो मनुष्य जीवन में कुछ नहीं रखा ना, तभी तो लोग आत्महत्या कर लेते हैं, तो क्योंकि उनको जीवन में कोई सहारा ही नहीं लगता है, उनको लगता है कि सब बेकार है सब, क्योंकि रिश्ते नातों को देखते हैं तो उसमें धोखा दिखता है, उसको लगता है सब अपने मर्जी में, सब अपने स्वार्थ में लिप्त हैं। इकोनॉमी को देखते हैं तो भारी भरकम भागदौड़ है, हर कोई पैसा कमाने के लिए भागा जा रहा है, हर कोई बेवकूफ़ बनाने के लिए तैयार है। आपको कितने लोग बैंक वाला बन के कितना फ़ोन करते हैं फ्रॉड करने के लिए। तो कई बार नैतिक लोग जो होते हैं उनको ये विचार आता होगा कि मतलब हमने तो किसी का 1 रुपया नहीं लिया, और ये लोग ऐसा लाखों रुपया डकार के या बेवकूफ़ बना करके, कि मान लीजिए किसी आदमी ने अपने पत्नी के इलाज के लिए, बच्ची के इलाज के लिए, बेटे के इलाज के लिए 45,000 रुपया बचा के रखा बैंक में, और उसको ऑपरेशन करवाना है, और उसने एक फ़ोन किया और OTP पूछा और उसने भोलेपन में बता दिया और उसने 45,000 गायब कर दिया।
अब उसका इलाज रुक गया। तो ऐसा कोई कैसे कर सकता है? ऐसी सब चीजें देख के, चारों तरफ का वातावरण देख के तो दिमाग खराब हो जाएगा। आदमी सोचेगा हटाओ ऐसे जीवन से, क्या रखा है इस जीवन में। तो धर्म ऐसे समय में आपको मदद करेगा। ये जो आख्यान है ये उम्मीद बताते हैं, ये उमंग संचार करते हैं। आप कहते हो कि नहीं हम ऐसे भी करेंगे, तो ऐसे फिर आपको तार्किक लेवल पे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आम जनता जो है उस लेवल पे अपने आप को बांध के नहीं रख पाएगी। आम जनता नहीं बांध के रख सकती, क्योंकि तो बहुत सीधे लोग हैं। उनको थोड़ी आप दास कैपिटल पढ़ा सकते हो कार्ल मार्क्स का, उनको थोड़ी आइंस्टीन का E=mc² समझ में आएगा या सापेक्षता का सिद्धांत समझ में आएगा। उनको आप प्लेटो, एरिस्टोटल और अंबेडकर और रविन्द्रनाथ टैगोर का राष्ट्रवाद और ये और वो 50 तरह का, यानी कि सब लोग JNU में जाके भर्ती हो जाएं और 50 तरह के MA कर डालें, तब जाकर के वो लेवल आएगा ना। तब तक क्या आदमी जो है वो अपना उत्साह, उमंग सब खो दे, या सब लोग आत्महत्या कर जाए? वहां आपको ये जो साधारण चीजें हैं, धर्म के जो छोटे छोटे सूत्र हैं, वो उस आदमी को बचा के रखते हैं, उसके अंदर उमंग पैदा करते हैं। आप कहते हो नहीं ये इसकी तर्क को नहीं कर सकता। अरे भाई, लेकिन दास कैपिटल हर कोई नहीं समझ सकता। आप लेवायथन आप हर आदमी को नहीं समझा पाओगे। रूसो की थ्योरी आप हर किसी को नहीं समझा पाओगे। और बहुत सारी चीजें जो है वो बड़ी एंडेमिक है, वो यूरोप के हिसाब से ही ठीक है, कुछ चीजें केवल अमेरिका के हिसाब से ठीक है, कुछ चीजें केवल रशिया के हिसाब से ठीक है, कुछ शी जिनपिंग और माओ जेडोंग वाली जो चीजें, माओ से तुंग वाली केवल चाइना के लिए ठीक है, इंडिया के लिए थोड़ी है। अरेबियन जो वो जो है कुवैत और वो पूरा तमाम सऊदी अरब वाली चीजें आप यहाँ थोड़ी लगा सकते। नहीं तो उनकी मॉडर्न फिलोसॉफी और उनकी इकोनॉमी और वो कहाँ जा रही है, उनका तेल का कुआं है, पैसा आ रहा है, वो सब कहाँ किसी जमाने में ऊंट लेके घूमते थे और आज पूरी दुनिया में वो वर्ल्ड कप करा रहे कतर में। वो तो कुछ भी है। ये ग्रोथ मॉडल, ये जीवन जीने के तरीके, ये फिलॉसॉफी आप तुम उदाहरण दे करके इंडिया में लागू करोगे तो ऐसा थोड़ी होता है। इंडिया की अपनी पृष्ठभूमि है, इंडिया का अपना हिस्ट्री है, इंडिया का अपना सोशल स्टाइल है, सोशल स्टेटा है। ठीक है कि उसमें कमियां हैं, तो समय के साथ बहुत सारी चीज़ें दुरुस्त हो रही हैं। कुछ कानून बना करके स्वतंत्रता के बाद हमने ठीक किए, कुछ अंग्रेज ठीक कर गए थे, कुछ अब और हो जाएंगे। लेकिन एकदम इस फलसफे को छोड़ करके आप नई चीज़ में जंप कर जाएंगे और उद्धार भी कर देंगे, उसकी क्या गारंटी? उनके खुद के उद्धार नहीं हुए, वो कहाँ पहुँच गए? शी जिनपिंग का फॉर्मूला चाइना में सक्सेस है कि नहीं, अभी तो 10 साल देखना पड़ेगा ना। रशिया में पुतिन का फॉर्मूला चल रहा है कि नहीं, ये देखना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा ना आपको। ये नहीं है। और जो उदार मूल्य हैं वो हमारे संविधान ने जो के त्यों ले लिए हैं, दुनिया भर से जो अच्छाइयाँ थी हमारे संविधान ने बोरो कर लिया, और वो संविधान चल रहा है, संशोधनों के साथ चलता है। जरूरत पड़ती है हम अपने हिसाब से एडाप्टेशन कर लेते हैं। गजब की उसमें गुंजाइश है एडाप्टेशन की। कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लगता है कि वो एडाप्ट हो जाता है, तुरंत अनुकूलित हो जाता है। जैसी व्यवस्था होती है, जैसी आवश्यकता पड़ती है, तुरंत एडाप्ट हो जाता है। तभी तो हम बोलते हैं लचीलापन और कठोरता दोनों है उसके अंदर, और वो संचालित कर रहा है। तो मुझे लगता है कि काफ़ी जो है खूबसूरती है इस देश के रिचुअल्स में, इस देश की कस्टम्स में, इस देश के कानून में, इस देश के कल्चर में। उसको पिरोना पड़ेगा और कई लोगों को एडाप्ट होना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। बाकी आम जनता के लिए तो वो जो कहानियां हैं, किस्से हैं, वो काफ़ी मदद करते हैं। उनमें से 2 बड़े ग्रंथ रामायण और महाभारत का प्रभाव, खुद भारत एक खोज आपने सीरियल देखा होगा तो जवाहरलाल नेहरू खुद स्वीकार करते हैं कि बहुत गहराई तक प्रभाव है उसका। रामायण और महाभारत का प्रभाव बहुत गहरा है, बहुत ही गहरा है। और वो दोनों कहानियां बिल्कुल आम आदमी को अपने परिवार में उदाहरणों से देखने को मिलती। कोई भी महिला ओछा बोलती है तो एकदम बोलते ना, द्रौपदी की तरह मत बोलो, इसने महाभारत करवा दिया था। मतलब गांव-गांव में लोग जो है उसका उदाहरण देते हैं, उदाहरण देते हैं। कोई भी भाई अगर बड़े भाई की बहुत इज्जत करता है तो उसको तुरंत लक्ष्मण कह देते हैं लोग, बोले ये बिल्कुल राम लखन जैसी जोड़ी है। ऐसा आपको हर गांव में
या हर जगह पर आपको सामाजिक रूप से ये उदाहरण देखने को मिल जाएगा। कोई आदमी जोर जोर से हंसता है और ऐसा करता है तो रावण जैसे क्या हंसते हो ऐसे मतलब उसको वो बोला जाता है। तो आप ये सब चीज़ें जो है, इनके यहाँ दुर्योधन पैदा हो गया है बोलते हैं ना लोग, ये पूरा मामा शकुनी है, बहुत झगड़े कराता है। हमारे फैमिली में जितने झगड़े हुए इसी आदमी ने कराए किसी महिला को मंत्रा कहा जाता है, मंत्रा है ये, है ना। अब उसके लिए कोई पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, जेएनयू में जाना जरूरी नहीं है, बहुत कॉमन है। अब आप कहो कि नहीं इन सबको हम छीन लेंगे, इन सबको हटा देंगे, इनको हटाने की जरूरत नहीं, अभी और ऐड करने की जरूरत है। हाँ, ऐड करने को बहुत कुछ है भारतीय समाज में, ये भी ऐड करो, वो भी करो, ये भी करो, जोड़ने की, हटाने की कोई जरूरत नहीं। कुछ कस्टम्स हैं जो बहुत पुरानी हो गई हैं और बेकार हो गई हैं और उनका कोई मतलब नहीं है, वो अपने आप खत्म हो जाएंगी। कुछ खत्म हो भी गई हैं, कुछ और हो जाएंगी, क्योंकि वो वैसे ही बुरी लगती हैं। धीरे धीरे उनमें सब में सुधार आ जाएगा। अभी कुछ लोग पटाखे चलाने की जिद करते हैं दिवाली पे, जबकि प्रदूषण होता है, तो कोर्ट ने मना किया तो कोर्ट के गेट पे जाके चला देते तो ठीक है, एक आध उसका बच्चा ही मर जाएगा ना कभी दम घुटने से, कि वो अस्पताल ले गया लेकिन नहीं बचा पाया, रास्ते में ही दम घुट गया क्योंकि दिवाली का ही दिन था और डॉक्टर ने मना किया था कि इसको पॉल्यूटेड एयर में तो बिल्कुल मत ले जाना। तो थोड़े दिन वो उसको शिमला भी रख के आया और खुद भी रहा, पहाड़ों पे रहा, साफ हवा के चक्कर में। लेकिन दिवाली मनाने घर आया था और उसी दिन देर हो गया बच्चा। फिर वो अपील करेगा। एक आदमी का आपने देखा होगा, वो रोड पे गड्ढे भरता फिरता और सबसे अपील करता है क्योंकि उसका बच्चा वहीं मरा था, रोड का गड्ढे पे एक्सीडेंट हुआ, सोशल मीडिया पे आता है उसका। तब वो जो पटाखे जलाने की अपील कर रहा है या वहां कोर्ट के वहां जाकर कर रहा ना, वो खुद ही अपील करेगा, भाई मत जलाओ, मेरा बच्चा मरा है, मैं जानता हूं ये दुख ये आएंगे दिन, जब नहीं सुधरेंगे तो आएंगे। तो ये कुछ चीजें अपने आप ठीक होंगी, ट्रायल एंड एरर से होंगी, ठीक है, गलतियां होंगी, कोशिश करेंगे, अपने आप चीजें ठीक होंगी। उसके लिए कोई बहुत ज्यादा कोर्ट के कानून वानून ठीक नहीं करवा पाएंगे। सोशल कंट्रोल भी आएगा, जब लोग पकड़ के धुन करके कहीं के फिर भी समझाने के बाद भी नहीं मानता तो फिर पिटाई कर देंगे मोहल्ले वाले मिलके, तो फिर उससे अकल आएगी। दो तीन तरीके हैं। तो सोशल कंट्रोल जब आएगा, अभी सोशल कंट्रोल में सभी पगलट हो रहे हैं तो किसी को समझ में नहीं आ रही है। जब परिस्थितियां ज्यादा ही खराब हो जाएंगी, वो ट्रंप को नहीं आ रही थी, वो तो अमेरिका का राष्ट्रपति था, तो उसको समझ में नहीं आ रही। तो हमारे यहाँ तो वो तो राष्ट्रपति नहीं है, बहुत साधारण आदमी है, उससे क्या अपेक्षा करें, ठीक है। पर हो जाएगा, दुरुस्त हो जाएगा, उसके लिए कोई आमूलचूल परिवर्तन और ऐसी कुछ करने की जरूरत नहीं है। गलत चीजें अपने आप खत्म हो जाएंगी, समय के साथ खत्म हो जाएंगी। ट्रायल एंड एरर करते करते बहुत ज्यादा सरकार को कानून बनाना और ये सब समाज खत्म कर देगा। गायत्री परिवार जैसी संस्थाओं ने पहल की है, वो आगे आएंगे, फिर और सामाजिक कार्यकर्ता होंगे, वो सब ठीक करेंगे, करना ही पड़ेगा। केवल राजनीति से नहीं होता, केवल सरकारें नहीं कर पाएंगी और केवल कोर्ट नहीं कर पाएंगे। कोर्ट तो कई बार डीजे बजाने के लिए मना किया हुआ है, लेकिन सब लोग बजाते हैं। कई लोग 10 बजे बाद शोरगुल नहीं कर सकते, लेकिन उसके बावजूद आपका पड़ोसी तेज गाना बजाता है और चलाता है, हाँ, तो शिकायत डालिए उसकी। ऐसा कोई पड़ोसी मिल जाए तो उसका मेल मारिए पुलिस वाले को, उसका एड्रेस वेड्रेस नाम वाम मिल जाए तो, नहीं तो मकान नंबर लिख के, इस घर में बहुत शोरगुल होता है और ये, और 4-5 और चीजें डाल दीजिए कि ये आदमी आदत से भी मजबूर है और चरित्र भी इसका खराब है और रोज ये भी करता है और गंदगी भी करता है, और 5-6 चीजें और ऐड कर दीजिए तेज आवाज के साथ में, ठीक है। और उसकी कोई कमी वाकई में आपको पता हो कि स्मगलिंग करता हो या औंधा सीधा काम करता हो, या वाकई में आपको पता हो, तो वो भी डाल दीजिए उसमें, ठीक है। आय से अधिक संपत्ति का तो डाल ही सकते हो एक आध लोकायुक्त में डाल दो उसको, अपने आप ठीक हो जाएगा। एक आध बार छापा पड़ेगा, 2-4 दिन जेल में रह जाए तो साउंड अपने आप कम हो जाएगा। हम तरीका बता देंगे, और क्या है, 100 से ज्यादा है, मुश्किल से 8-10 इस्तेमाल करोगे, ठीक हो जाएगा। बिजी कर दो उसको, गाना सुनने लायक रहे नहीं वो उसका दिमाग वैसा ही नहीं रहा, वो जिंदगी में कभी गाना ना सुने, फिर उतनी तेज आवाज में तो कतई ना सुने, ठीक है।
वो तरीके हम बता देंगे कि समाज को कैसे ठीक करते हैं उसके लिए धर्म को हटाने की जरूरत नहीं है, रामायण महाभारत को खत्म करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। वो सब फालतू चीज़, वो तो बहुत अच्छी चीज़ है, वो अच्छी शिक्षाएं हैं, और वो एडाप्टेशन आ गया उसके हिसाब से, समाज ढल गया है, और वो सेक्युलर भी है। मुझे लगता है कि मुसलमान भी उसका एग्जाम्पल देते हैं, क्योंकि उसका धर्म से भी कोई लेना देना नहीं। दोनों कहानियाँ हैं, किस्से हैं, और दोनों जो है विद्यमान है हमारे समाज में, बहुत गहराई तक कोई निकाल ही नहीं सकता उनको। आपने देखा राहुल गांधी जो है उसको बुना रहे हैं, एक स्टोरी भी अगर वो सुन लेते हैं कहीं तो उसको तुरंत शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल देते हैं, ठीक है कि नहीं। तो वो तो बहुत जन जन की भाषा है ना, तो उसका हिस्सा है। चलिए, थोड़ा लास्ट वाला हिस्सा आपको अच्छा लगा होगा ज्योग्राफी से, ठीक है। तो ड्रेनेज बाद में करेंगे। चलिए, शांति बात। ओम देव शांति।